अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए जो बड़ी समात की बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो छोटा सा सहाफ़ी हूँ तो एक क्रेडिट भी ले लूँ कि आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने खुली अदालत में असद तूर अनसेंसर्ड की ख़बरों की तस्दीक की, कोट किया कि सोशल मीडिया पर जो ख़बर चल रही है इरफान कादिर साहब, आपको उससे मालूम होना चाहिए कि मैंने जजेस से मुलाकात की है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से भी मुलाकात की है, जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुलाकात की है। जस्टिस मंसूर अली शाह से ये भी कहा कि आपने मुझे वन मैन शो क्यों लिख दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मैंने मुख्तलिफ अमूर तय किए और अमूर आइडेंटिफाई किए, तय नहीं किए, यानी कि निशानदही की मुख्तलिफ अमूर की कि वो जो फ़ैसला दे चुके हैं तो उसकी बुनियाद पर शायद वो हो सकता है इस बेंच का अगर फुल कोर्ट बने तो उसका हिस्सा ही ना बन सकें। तो ये तमाम आज उन्होंने चीज़ें असद तूर अनसेंसर्ड की खबरों की तस्दीक की। दूसरी तरफ जो एक बहुत ही आज अनोखा एक पहलू था जो अदालत ने आज दोबारा से ये कह लें कि एक तासुर दिया कि वो जानिबदार है, वो ये है कि आज जो हुकूमती सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JJF के वकला को मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने सुनने से मना कर दिया और उनको कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे। आपकी जमातें एक एलामिया दे के हमारे पर अदम एतमाद कर चुकी हैं, जिस पर उन्होंने उनके वकला ने कहा, अकरम शेख साहब ने काफ़ी बहस की। उन्होंने कहा कि मैं अगर जब वकालतनामा जमा करवा चुका हूँ तो मेरा वकालतनामा वापस होने तक मुझे दलाइल देने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बात पर कायम रहे कि हम आपको नहीं सुनेंगे। इस वजह से अब आप कह सकते हैं एक लिहाज तक ये एक यकतरफा प्रोसीडिंग है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि PTI के असद उमर साहब को भी ख़जाना के मामलात पर जो साबका प्लानिंग मिनिस्टर हैं उनको बुला के सुना जाता रहा कि कितने ख़जाने में पैसे हैं, कितने परसेंट होंगे, कितने नहीं, लेकिन हुकूमती साइड से जो सियासी जमातें थी उनको नहीं सुनना था। तो अगर PTI के वज़ीर ख़जाना के अदाद शुमार की बुनियाद पर अगला इलेक्शन तय होना है तो फिर तो मैं ये भी समझता हूँ कि जिस तरह आज वो वज़ीर सेक्रेटरी दिफा से पूछा जा रहा था कि कितनी फ़ौज है, कितनी नहीं है, रिज़र्व फोर्स कितनी है, फ़लान, तो अगर फ़ौज भी पूरी नहीं मिल रही, एयर फोर्स और नेवी वाले भी ड्यूटी नहीं कर सकते, तो आपको पता है अगर रिज़र्व फोर्स बुलवाई जाएगी तो उसके लिए अलहदा बजट रखना पड़ेगा जो उस 20 अरब के अलावा होगा। तो 20 अरब नहीं है इलेक्शन के लिए, तो रिज़र्व बजट के काम पैसे होंगे। लेकिन अगर रिज़र्व फोर्स के वो पैसे बचाने हैं तो मेरी एक तजवीज़ है कि टाइगर फोर्स भी हो सकती है कि टाइगर फोर्स से इलेक्शन ड्यूटी करवा ली जाए और वो मुल्क में पुरअमन इंतखाबात करवा दें। तो थोड़ा मतलब हसन में वो मैं मेरी तजवीज़ से, मैं आपको पता निकम्मा और कमज़ोर से साफ़ी हूँ तो हो सकता है गलत भी कर रहा हूँ। जी सही है। तो आज की समात में आपके लिए क्या चीज़ें अहम थी, ज़रा आप बताएंगे आज क्या आपने? देखिए, बार बार चीफ जस्टिस के ऊपर मोअज़्ज़ज़ जो दीगर दो अरकान हैं बेंच में शामिल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाज़ुल हसन के ऊपर डिस्ट्रस्ट का इजहार किया। वफाक में की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, गो कि उनको 27A का नोटिस था, यानी ज़ाहिर बात है वो उन्होंने अदालत को सर्च करना है, बट अदरवाइज़ वफाक की तरफ से उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और खुल के किया। उन्होंने ये भी बताया कि 4 दिन का फ़ैसला है, आप इस केस की समाअत ना करें, बेहतर है कि समाअत वो जजेस करें जिन्होंने अभी तक इस केस को सुना नहीं है, यानी बाकी जो 6 जजेस रह गए हैं 9 के बाद, तो वो इसका जो है वो समाअत कर लें। लेकिन इन्होंने ठानी भी थी कि हम नहीं करनी है, समाअत करनी है, लेकिन फिर भी एक किस्म की वज़ादारी दिखाई अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कि वो ये भी कह सकते थे कि वो छोड़ के चले जाते अदालत, कमर अदालत को, लेकिन 27A में मजबूरी थी उनकी, असिस्ट तो करना ही करना था। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने भी, क्योंकि आईनी इदारा है, तो उन्होंने भी अदालत को असिस्ट किया और बड़े अच्छे नुक्ते उठाए। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात मेरे लिए ये थी कि इरफान कादिर साहब से पहले जो कि 25 मई में तौहीन अदालत के जो मुल्ज़िम हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी असद उमर, जिन्होंने यकीन दहानी कराई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो H9 और G9 में जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ तमाम एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, उन रिपोर्ट्स को उन्होंने रद्दी बना दी है, उसको जो है ना फ़ाइल कर दी है, दाखिल दफ्तर किया हुआ है, उसके ऊपर। लेकिन आज उनको जो है हियरिंग मिल गई, ऑडियंस वो वहाँ पर अदालत को जो है वो असिस्ट किया उन्होंने, और बग़ैर उनके मुकाबले में जो कि जिनके जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सबसे बड़े आइनी इदारे को, जिसने इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील, उनसे पहले मौका मिला और उनके लिए फ्री टाइम था। असद उमर की तो बातें ख़त्म होगी ना, वरना अगर वो चाहते तो वो 6 घंटे बात करते। बिल्कुल, हसन ने बड़ी अहम बात की है कि असद उमर साहब जिनकी कमिटमेंट थी 25 मई को कि हम D चौक नहीं आएंगे,
जाएंगे F9 पार्क, वो असद उमर जो अब उस कमिटमेंट से फिरे और पीटीआई ने आके पूरा डी चौक और ब्लू एरिया जला दिया, और उन असद उमर साहब के खिलाफ तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब और इनके साथी जजेस के सामने पड़ी हैं, जो इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंकी हुई हैं। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के बजाय आज उनको बुला के सुन रही थी बड़े तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ सुना है। अच्छा, वो आए और वो भी बड़े यानी बगैर बेदरेग होकर, किसी भी हेजिटेशन के बगैर वो आ गए। मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ। और यानी एक आदमी अगर मेरे ऊपर इस किस्म का केस हो, खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्हें अदालत का मुल्ज़िम अदालत की मुआवनत कर रहा था, कर रहा है, और यहाँ पर अदालत के अंदर अगर चीफ जस्टिस बैठे हुए हो तो मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं उनके कमरे के बाहर से ना गुजरूँ, ताकि मुझे अंदर ना बुला ले, भाई तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुम यहाँ से गुजर के जा रहे हो। तो वो तो बड़ा दीदा दिलेरी से जनाब सीधा आके वहाँ पर जनाब उन्होंने बैठे रहते थे। आज तो उन्होंने बुला लिया, असिस्ट करना चाह रहे हैं, खुद उठकर आ गए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आएँ, तो वो आगे उन्होंने बहुत सारी बात कर दी। अच्छा, अभी मामला पता क्या है? अभी मामला ये है कि इस अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया ना, अब जजमेंट जो है रिज़र्व हो चुकी है। लेकिन जजमेंट क्या है? एक इन्होंने यही कहना है कि इन्होंने 4-3 की तरफ नहीं जाएंगे, या 3-4 के ऑर्डर ऑफ द शीट ना होने के बावजूद जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हमने इलेक्शन की तारीख देनी है। अब ज़ाहिर बात है 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं है, ये तो अब मुझे भी पता है कि 30 अप्रैल के तो नहीं है, लेकिन अब शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट टाइम बोलेंगे पंजाब के हवाले से। और जो केपी का है वो तो गवर्नर की तरफ ही जाना है ना मामला, तो पंजाब की तारीख जो कि थ्रू प्रेसिडेंट उन्होंने दिलवा दी है, जो कि गैर आइनी तरीके से, वो उस तारीख के ऊपर जो है अब ये इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे बाय फोर्स। ये इनका ऑर्डर आएगा, अमल किसने करना है? कोई अमल दरामद नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ कि वही लोग ऑर्डर पर आपके अमल दरामद वही कर सकते हैं कि अगर आप उनके कंसेंट से, जो कि इंतज़ाम और इंसराम के ज़िम्मेदार हैं इलेक्शन करवाने के, जिन्होंने बैलेट पेपर्स की छपवाई करानी है, जिन्होंने उनकी तरसील करानी है, जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जिन्होंने अमले की ट्रेनिंग करनी है, जिन्होंने अमले को वहाँ पर लेके जाना है, जिन्होंने पोलिंग स्कीम्स बनानी है, यानी जिन्होंने ये सब काम करने हैं, जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जो ऑर्डर देने जा रही है अपने ऑर्डर का मजाक उड़वाएगी। अच्छा, ये हसन कितनी तशवीशनाक बात है कि ये अदालत आज इस जगह पे खड़ी है कि इनके साथी जजेस कह रहे हैं कि आपका सो मोटो हमने डिसमिस किया हुआ है, मेजॉरिटी ने। जो हुकूमती जमातों के वकला हैं कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर डिसमिस हुआ हुआ है, आपका जो सो मोटो नोटिस है। जो अटॉर्नी जनरल है वो कह रहे हैं कि आपका सो मोटो डिसमिस हुआ हुआ है। जो पाकिस्तान बार कौंसिल और वकला हैं इंडिपेंडेंट माइंड, वो कह रहे हैं आपका ऑर्डर डिसमिस हुआ हुआ है। पहले ये तनाज़ा तय करें कि वो 4-3 का ऑर्डर है 3-2 का। तो उस सब के बावजूद ये कितना अफसोसनाक है कि आप एक माइनॉरिटी जजमेंट पे अमल दरामद करवाने के लिए आप बैठे बाय फोर्स अपने धड़े के जजेस लेके, जैसे मुनीब अख्तर जस्टिस जाजुल हसन को लेके बैठे हैं। जब सुबह जिस टाइम चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर आए हैं, जस्टिस जाजुल हसन आए हैं, उनके चेहरे देखने वाले थे यार। आप देखो, बात ये है कि आपको वैसे वो फेक स्माइल थी उनके चेहरों के ऊपर, और अटॉर्नी जनरल की अगर मैं कह दूं कि जो उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना केस जो है वो पेश किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आईना दिखाया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने चालाकी करने की कोशिश की, यानी एक तरीके से कि उनको जस्टिस जाहिद अफरीदी के शॉर्ट ऑर्डर पर लेके जाते थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी रीजनिंग दे दी है, आप रीजनिंग पर जाए। फिर वो कहते थे नहीं आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो, शॉर्ट ऑर्डर को पढ़ो। मतलब जस्टिस जाहिद अफरीदी का जो तफसीली अब फैसला आ चुका है उसको नहीं पढ़ने दे रहे थे अटॉर्नी जनरल को, उनको कह रहे थे नहीं शॉर्ट ऑर्डर पढ़ लें। भाई शॉर्ट ऑर्डर की रीजनिंग उन्होंने तफसीली में दिया था, वो सुने ना। ये जस्टिस मुनीब अख्तर आज कर रहे थे, मुनीब अख्तर ने इस तरह किया। अच्छा, फिर जब देखें, जब जस्टिस जाजुल हसन के ऊपर आज की समाअत में जब इरफान कादर साहब ने उन्होंने कहा जी कि भाई आपने इनको क्यों शामिल किया है, तो आप देखें टेक्निकल ग्राउंड्स में जो है ना चीफ जस्टिस खुद चले गए हैं, कहते हैं जी कि कहाँ पर लिखा है जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने उन्होंने रिक्यूज़ किया है बेंच से, उनका रिक्यूज़ल है ही नहीं, इसलिए वो सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में वो बैठे हुए हैं। तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा था कि हमने जो है वो इंसाफ को बेसिकली रूह के मुताबिक इंसाफ देना है, यानी हमने जो स्पिरिट है उसके मुताबिक इंसाफ देना है। तो अब आप खुद टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे जो है ना वो छुप रहे हैं, और आपने कहा कि रिक्यूज़ल था, आपने आपके अल्फाज थे, ये इस मुक़द्दस अदालत में बैठकर आपने कहा था कि 2 जजेस ने खुद वॉलंटरीली रिक्यूज़ किया है, ये आपके अल्फाज थे जिससे आज आप मुकर गए हैं। और आज फिर आपने अदालत में ये बात की, हाँ रिटन ऑर्डर नहीं है, लेकिन आई हर्ड यू लाउड एंड क्लियर। अदील सरफराज ने नोट्स लिए हैं, वो दिखा रहे थे मुझे नोट्स के 2 मेंबर्स रिक्यूज़ कर रहे हैं।
नहीं, और वो आपने सुने थे ना? जी जी बिल्कुल और बिल्कुल, मैंने भी सुना था, सबने सुना ये सबने सुने हैं। और देखें, आज रमज़ान मुबारक का महीना है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने खुद सुना था अपने कानों से चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि दो मेंबरान ने रिक्यूज़ किया है, जस्टिस इजाज़ुल हसन ने और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने। अब आप खुद फैसला कर रहे हैं। हसन अयूब दुराने रोज़ा कसम खा के कह रहे हैं कि मोदी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने खुली अदालत में कहा था कि 2 मेंबरान रिक्यूज़ करें, जो कि मैंने भी सुना था। अदील सरफराज ने नोट्स भी लिए हुए हैं, उनके पास वो नोट्स भी मौजूद हैं कॉपी की सूरत में। लेकिन आज चीफ जस्टिस रोज़े रमज़ान में कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो उनका रिक्यूज़ल का लिखा ही नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ऑर्डर में नहीं है, रिटन ऑर्डर में, रिटन कलमी हेरा फेरी रिटन की तरह है ये। बेसिकली देखिए, ये आप स्पिरिट के मुताबिक चल रहे हैं क्या, इंसाफ फरामी के लिए। और फिर उनको एतराज़ ये भी था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का लार्जर बेंच बनता है, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो रिक्यूज़ल किया, तो उनका भी रिक्यूज़ल बनता है। मतलब जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले की भी तशरीहात खुद ही इधर किए जा रहे थे, खुद। और उसके अलावा देखिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अगर सपोजिटली अगर रिक्यूज़ल करना है तो लेट हिम डू हिज जॉब, जो उन्होंने करना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा भी कि आप उनको करने दें, आप उनका मत जवाब दें। जज की अपनी स्वाबदीद है ना। अब देखें, यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर ने और जस्टिस इजाज़ुल हसन ने रिक्यूज़ल किया, और रिक्यूज़ल करने के बाद रिवर्सल कर लिया रिक्यूज़ल और फिर उसका रिवर्सल, यानी रिवर्स करके यू टर्न ले लिया जस्टिस इजाज़ुल हसन ने। हाँ, वो इमरान खान। अब ये देख लें कि बात ये है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पर अभी ऑर्डर आया नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये अमारत है, ये इस मुल्क को इंसाफ फराम करने के लिए जो है ना ये कायम की है, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से बनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो है वो इख्तियारात दिए हुए, किसी फ़र्द वाहिद को इख्तियार नहीं दिए हुए। जो शख्स जो इस वक्त जिसके हाथ में इख्तियार है वो भी अकाउंटेबल है। और वो भी बात भी है कि देखें, जमहूरियत का स्पिरिट भी है, और ये तो आइन के तहत मौजूद अदालत है कि एक शख्स की विल या जिसे कहते हैं ना वो विजडम, वो इज्तिमाई शऊर के ऊपर आप नहीं उसको मुसल्लत कर सकते। अभी देखें, इरफान कादर साहब ने कहा कि आपने ये पहलू तो नहीं देखा कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, पंजाब की असम्बली, बिलखुसूस सीएम पंजाब जब वो सीएम नहीं रहे थे, उन्होंने एक पब्लिक मीडिया टॉक के अंदर अपने साथियों के साथ वो मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी 2-4 दिन पहले गिरफ्तार हो जाते तो फिर ये असम्बलियाँ टूटने की नौबत नहीं आनी थी। यानी वो बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि भाई ये जो असम्बली तहलील हुई है, ये सीएम ने अपनी विल से नहीं की, बाय फोर्स हुआ है और किसी की ख्वाहिश पर हुआ है, यानी इमरान खान साहब की ख्वाहिश है ना। और ये बेसिकली जो सूबे की आवाम है, ये और उसके मिसाल में उन्होंने चौधरी परवेज़ अली की ऑडियो कॉल जो लीक हुई कोर्ट की, ऑडियो कॉल भी और वीडियो भी, जी वो उनकी वीडियो टॉक भी है, जी वो ऑडियो कॉल तो है ही है ना। मीडिया टॉक में भी उन्होंने कहा है कि ये मतलब हो जाता तो ये पहले बंदे फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाता तो असेंबली गिरफ्तार हो जाता तो असेंबली नहीं टूटनी थी। तो असेंबली ज़ाहिर बात है, परवेज़ अली साहब ने ये बात मतलब बयान कर दी ना कि वो खुद असेंबली जो है वो तहलील नहीं करना चाह रहे थे, उनको मजबूर किया गया इस असेंबली को तोड़ने पर। तो जब इस तरीके से असेंबली तहलील हो तो फिर उसकी आईनी हैसियत क्या है। तो ये सवाल आता है ना, इस तरफ नहीं जाना, सिर्फ इस तरफ जाना है कि 3-4 का या 4-3 का ऑर्डर था, नहीं 4-3 का ऑर्डर था भी, तब भी हमारे 3-4 का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया है, इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। और वहाँ से मूव फॉरवर्ड किया जी। सदर को जो इख्तियार हमने दिया जो डेट देने का वो गलत है, लेकिन सदर को इख्तियार अब मिल गया है, सदर ने डेट दे दी है, तो बस तारीख वो है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या इलेक्शन कमीशन तारीख को तब्दील कर सकता था? अब इसमें भी मूव फॉरवर्ड करें ना कि इलेक्शन कमीशन ने जी ठीक है जी 8 अक्टूबर की तारीख कर दी है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहते हैं नहीं, स्टॉप है, यहाँ रुक जाओ। ये भाई इलेक्शन कमीशन तुम बताओ, तुम्हारा काम है ना इलेक्शन कराना, तुमने तारीख किस तरह चेंज कर दी है। ये हुआ है आज अदालत में। और एक और चीज़ भी आज जो अटॉर्नी जनरल ने एक और भी जो आज तजवीज़ दी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने भी दी, उन्होंने कहा कि आप 9 जजेस अब तक ये केस सुन चुके हैं और 9 में से करते करते 3 रह गए हैं। तो अब बराए मेहरबानी इन 9 जजेस के अलावा जो बाकी मानदा 6 जजेस हैं जिन्होंने अभी तक ये केस नहीं सुना, पहले उनका बेंच बनाया जाए। वो पहले ये तनाज़ा तय करें कि ये 4-3 का फ़ैसला था या 3-2 का फ़ैसला था। और दूसरा वो जस्टिस कादी फाइज ईसा का जो ऑर्डर है कि 100 मोटो नोटिस अभी नहीं लिए जा सकते जब तक रूल्स नहीं बन जाते, ये तय करे। ये दो चीज़ें पहले वो तय करे, उसके बाद फिर ये प्रोसीडिंग आगे बढ़नी चाहिए या नए सिरे से होनी चाहिए, जैसे भी होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी मौजूद चीज़, जैसे उमरता बंदयाल साहब ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा वो हमारा इंटरनल मैटर है और हम लोग कोई वो फुल कोर्ट बुला, जुडिशियल ऑर्डर है। वो जुडिशियल ऑर्डर को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर, सर्कल के ऊपर से अंडू करने की कोशिश किया। ये जुडिशियल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा, ये बात लिख लो। ये आज तारीख है जी 3 अप्रैल
2023। तो ये आप वक्त और ये वीलॉग अपना संभाल के रखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके भी काम आएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, ये जुडिशल मिसकंडक्ट के एक नया खाता खुल चुका है और ये बड़ी मुश्किल पैदा करने जा रहा है। असल तो कहानी अब ये है, मैंने कल भी ये कहा था एक प्रोग्राम में कि मैंने कहा था कि ये आपको अपने अंदर के मसाइल को हल करना चाहिए। ये जो इंतखाबात कराना ना कराना ये अब इतनी अहमियत की हामिल चीज़ नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने आज भी इंतखाबात को अहमियत दी है और अपने अंदरूनी मसाइल को पसे पुश डाला है। देखिए ना, अभी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी है पेशावर हाई कोर्ट की, उनके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बनाया उनको जो है वो कंफर्म करने के लिए, उनकी मंजूरी देने के लिए। अपना काम तो ये है, वो काम नहीं करना। आओ जी इलेक्शन ऐसा कराने में, जो काम इलेक्शन कमीशन का है जी, वो उसकी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके फंड्स में से कटौती कर लें, उनकी तनख्वाहें काटें जी। थोड़ी महंगाई है, ठीक है, गरीब आदमी के लिए रोटी नहीं है, मतलब आटा उनको जो मिलता है वो भी घटिया से मिलता है, तो उनके जो 4 पैसे उनको मिल रहे हैं उनकी तनख्वाह भी काट लें जी। और उसमें जो सबसे मजे की चीज़ थी, असद उमर देते हैं इमरान खान साहब को जी, तनख्वाहें काट लें और इक़्तिदार देते हैं इमरान खान साहब को। ये ज़रूरी है। सरकारी मुलाजमीन की अपने जो पग्स हैं, इनके अपने प्रिविलेजेस हैं, फॉर लाइफ ख़त्म करें, सरेंडर कहीं इलेक्शन करा दें। मैं तो 3-4 अरब के तो जजेस के प्लाट बनते होंगे, अगर वो सरेंडर कर दे, ठीक है। वो डैम फंड के जो 10-15 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट 16 करोड़ रुपए दुबा के सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वो 16 अरब जिसे कहते हैं रिलीज़ कर दें। और अगर कोई पैसे कुछ बच जाते हैं तो वो जो मुबैना जदादें आई हुई हैं, जिसमें ज़ाहिर अकबर नकवी की कोई एक आधा गुलबर्ग का मकान बेच दें, वो 65 करोड़ के हैं, तो 20 अरब मारे मुँह पे इलेक्शन कमीशन करके गए, करो जी इलेक्शन। हम देखते हैं कोई ऐसा नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करें जी, अपनी जो विरासत की जायदादें हैं वो बेचे ना, छोड़े इनको। लोगों की तनख्वाहियों काटते हैं, अपनी इनहेरिटेंस मुरब्बे हैं, ज़मीनें हैं, बेचे वहाँ से। कहें जी ठीक है, हमने जो है ना जितना कुछ मुल्क से लिया, मुल्क के बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, तो ठीक है, मैं अब इनहेरिटेंस लैंड बेचता हूँ तो मैं जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ जी। प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तमाम इलेक्शन जो यहाँ पर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं करें। टाइगर फोर्स भी तो टाइगर फोर्स ने क्या करना है वो टाइगर बबल खा लेगी। तो बहरहाल ये हसन अयूब जो है, आपने सुना जो उन्होंने तमाम आपको अपडेट किया कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ। तो अब चीज़ ये है कि अब देखते हैं कल सेक्रेटरी दिफा अपने सबमिशंस जमा करवा देंगे, कितनी फ़ोर्स अवेलेबल है, कितनी नहीं है। और इसके अलावा जो बार अदालत जानना चाह रही थी कि रिज़र्व फोर्स नहीं इलेक्शन करवा सकती, तो उसका बताया जाएगा कि रिज़र्व फोर्स इस तरह से एकदम से नहीं कॉल हो सकती। उसका भी पूरा प्रोसीजर है जो आज सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को हिंट किया, तो वो तमाम ब्रीफिंग दे दी गई। सेक्रेटरी दिफा बार अदालत से ये भी दरख्वास्त करते रहे कि हम अदालत को ब्रीफिंग देना चाहते हैं इन कैमरा, जिसमें हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, किस किस्म के ऑपरेशन चल रहे हैं पंजाब में, किस किस्म के थ्रेट्स हैं, जिस बुनियाद पे इंतखाबात आगे कर देने चाहिए। तो अब देखते हैं। मौजूद जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने आज तो बड़े तरीके से उस ब्रीफिंग से बचने की कोशिश की और कहा कि हम नहीं वो ब्रीफिंग लेंगे, आप हमें रिटन दे दें और वो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दें, सिर्फ इतने बताएं कितने ट्रूप्स ऑपरेशन में बिजी हैं, कितने फ्री हैं, क्या करना है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन से पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं, कौन से नहीं हैं। तो जो सेंसिटिव हैं वहाँ पर ड्यूटी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो इस तरह से करके हम देख लेंगे। तो अब देखते हैं कल तो मुख्तसर समाअत के बाद कल फैसले का इम्कान है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।